Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और स्वागत है। आज हम आयुर्वेद अनुसंधान की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ रिसर्च की गाइडलाइंस हैं, कुछ स्टडीज के उदाहरण भी हैं और हाँ, भविष्य की योजनाओं से जुड़े कुछ दस्तावेज भी। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी समझने की कि कैसे ये जो सदियों पुराना ज्ञान है उसे आज की वैज्ञानिक कसौटी पर कैसे परखा जा रहा है। बिल्कुल। हमारा मिशन है आयुर्वेद अनुसंधान की उस पूरी प्रोसेस को समझना जिसके जरिए ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तरीके ये जुड़ते हैं। हम वो 7 मुख्य चरणों पर बात करेंगे जो जरूरी गाइडलाइंस हैं, उन्हें समझेंगे और ये भी देखेंगे कि भविष्य में एआई जैसी टेक्नोलॉजी आयुर्वेद को कैसे बदल सकती है। हाँ, ये काफी दिलचस्प रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आयुर्वेद अनुसंधान की उस 7 स्टेप प्रोसेस से। पहला कदम सुनने में तो सीधा लगता है कि भाई शोध का विषय और समस्या चुन लो। हाँ, लेकिन आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? आयुर्वेद का एक बेसिक प्रिंसिपल है ना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। बिल्कुल, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार का इलाज करना। हाँ, तो रिसर्च इसी से शुरू होती है। विषय या तो हेल्थ बनाए रखने पर हो सकता है, मतलब प्रिवेंटिव या प्रोमोटिव, जैसे किसी खास मौसम ऋतु में लाइफस्टाइल कैसी हो। अच्छा। या फिर किसी बीमारी पर हो सकता है, मतलब क्यूरेटिव, जैसे आजकल वो शिफ्ट वर्कर्स में नींद ना आने की समस्या है ना, काफी आम है। हाँ, बिल्कुल। तो उस पर रिसर्च हो सकती है। और जो हमारे क्लासिकल ग्रंथ हैं जैसे चरक संहिता, वो हमें एक दिशा देते हैं कि विषय का दायरा क्या हो। क्या हम दोष धातु मल पर फोकस कर रहे हैं या पूरी चिकित्सा व्यवस्था पर, जिसे चिकित्सा चतुष्पाद कहते हैं, डॉक्टर, दवा, नर्स, अटेंडेंट और मरीज। और ये भी तय करना होता है कि इंटरवेंशन क्या होगा, कोई दवा यानी औषधि, खान पान यानी आहार, या फिर लाइफस्टाइल यानी विहार। अच्छा, और इसमें रोल्स वगैरह का भी रोल होता है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल वगैरह के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर इंसानों पर स्टडी करनी है तो भारत में ICMR की नेशनल एथिकल गाइडलाइंस हैं 2017 वाली, उनका पालन करना तो जरूरी है ही। अच्छा। और साथ ही आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी मतलब ASUH दवाओं के ट्रायल्स के लिए अलग से गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं, GCP-ASU कहते हैं उन्हें। GCP-ASU। हाँ, तो ये पहले ही चेक कर लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर रिसर्च टॉपिक हो सकता है, क्या मौसम के हिसाब से सोने का टाइम तय करने से सेहत बेहतर होती है, या मान लीजिए घुटने के OA में पंचकर्म कितना असरदार है, या फिर किसी की प्रकृति के हिसाब से डाइट देना, जैसे पित्त वाले को पित्त कम करने वाला खाना। ठीक है, तो टॉपिक चुन लिया, नियम भी देख लिए, इसके बाद शायद ये देखना कि पहले से क्या पता है इस बारे में, लिटरेचर रिव्यू जिसे कहते हैं। एकदम सही। दूसरा कदम है लिटरेचर रिव्यू। ये बहुत जरूरी स्टेप है। यहाँ हमें 2 तरह के सोर्स देखने होते हैं। पहला तो है शास्त्रीय साक्ष्य। शास्त्रीय साक्ष्य। हाँ, आयुर्वेद में ज्ञान की पुष्टि के लिए प्रमाण की बात कही गई है। इसमें आता है आप्तोपदेश, मतलब जो विश्वसनीय ग्रंथ हैं या एक्सपर्ट्स की बातें। ये आज के लिटरेचर रिव्यू जैसा ही है। अच्छा। फिर है प्रत्यक्ष, यानी खुद का ऑब्जर्वेशन, जैसे डॉक्टर क्लिनिक में देखता है। फिर अनुमान, मतलब तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना, जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जैसा है। और युक्ति, यानी लॉजिकल प्लानिंग, या कई चीजों को मिलाकर नतीजा निकालना, ये स्टडी डिजाइन जैसा है। तो सुझाव ये है कि रिव्यू इसी क्रम में शुरू करें। ये प्रमाण की बात तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये तो सुनने में काफी कुछ मॉडर्न साइंटिफिक तरीकों जैसे ही लग रहे हैं। हाँ, काफी समानताएं हैं। और जहां तक आधुनिक स्रोतों की बात है, हाँ, वो कौन कौन से हैं?
देखिए, WHO ने आयुर्वेद प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए कुछ बेंचमार्क्स तय किए हैं, वो जरूरी हैं। फिर भारत सरकार का आयुष रिसर्च पोर्टल है, जहां आयुर्वेद रिसर्च की जानकारी मिलती है। CTRI है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां सारे क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर होते हैं। और PCIMH है, फार्माकोपिया कमीशन, जो आयुर्वेदिक दवाओं के स्टैंडर्ड तय करता है और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया पब्लिश करता है। ये सब बहुत काम के रिसोर्स हैं। और आपने पहले कुछ फ्रेमवर्क बताए थे, दशविध, परीक्षे भाव, अष्टस्थान परीक्षा, क्या ये रिव्यू में भी काम आते हैं? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये जो पुराने तरीके हैं ना, जैसे दशविध परीक्षा भाव, जिसमें मरीज को जांचने के 10 पहलू हैं, या अष्टस्थान परीक्षा, जिसमें 8 मुख्य शारीरिक संकेतों की जांच होती है, जैसे नाड़ी, मल, मूत्र वगैरह। हाँ। ये सिर्फ क्लिनिकल जांच के लिए ही नहीं, बल्कि लिटरेचर रिव्यू को स्ट्रक्चर करने में भी मदद कर सकते हैं। इनसे ये समझने में आसानी होती है कि पुरानी स्टडीज में किन चीजों पर ध्यान दिया गया था, क्या मापा गया था। कमाल है, मतलब पुराने ज्ञान का ढांचा आज भी रेलेवेंट है। चलिए अब तीसरे कदम पर आते हैं, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव बनाना। मैंने सुना है आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति बहुत मायने रखती है। वात, पित्त, कफ, क्या रिसर्च में भी इसका ध्यान रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। और ये आयुर्वेद का एक बहुत ही यूनिक पहलू है और रिसर्च में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, हर व्यक्ति की एक बेसिक प्रकृति होती है ना, हाँ। वात, पित्त या कफ प्रधान। अब जब आप रिसर्च करते हैं तो लोगों में काफी भिन्नता, मतलब हेट्रोजेनिटी हो सकती है। इसको कम करने के लिए एक तरीका ये है कि आप स्टडी शुरू करने से पहले ही लोगों को उनकी प्रकृति के हिसाब से ग्रुप्स में बांट दें। इसे ए प्रायोरी स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। पर क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है? मतलब क्या ये प्रकृति वाले ग्रुप्स सच में अलग होते हैं बायोलॉजिकली? हाँ, इस पर अब काफी रिसर्च हो रही है, खासकर आयुर्जीनोमिक्स के फील्ड में। आयुर्जीनोमिक्स मतलब आयुर्वेद और जीनोमिक्स। एग्जैक्टली। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि प्रकृति के आधार पर जो ग्रुप बनते हैं वो बायोलॉजिकली भी अलग हो सकते हैं। उनमें कुछ खास जेनेटिक मार्कर्स जैसे SNPs जुड़े हो सकते हैं। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि प्रकृति सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका शायद कोई ठोस बायोलॉजिकल आधार भी हो सकता है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम एक उदाहरण ले, मान लीजिए एसिडिटी, GERD पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हाइपोथेसिस कैसा हो सकता है? एक उदाहरण हो सकता है जैसे H1 पित्त प्रधान लोगों में 12 हफ्ते तक अगर पित्त कम करने वाली डाइट और लाइफस्टाइल दी जाए तो उनके एसिड रिफ्लक्स के लक्षण नॉर्मल डाइट वालों की तुलना में ज्यादा कम होते हैं। देखिए, इसमें हमने प्रकृति पित्त प्रधान को शामिल कर लिया, समझ गए। और ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं? आयुर्वेद में तो अग्नि यानी पाचन शक्ति या वातानुलोमन यानी वात का सही फ्लो, ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हें कैसे मापेंगे? हाँ, यहीं पर थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। ऑब्जेक्टिव लिखते समय किसी क्लासिकल कॉन्सेप्ट को किसी मापने लायक चीज मतलब प्रॉक्सी से जोड़ना एक अच्छा तरीका है। जैसे अग्नि को मापने के लिए हम देख सकते हैं कि व्यक्ति नियमित समय पर खाना खाता है या नहीं, और खाने के बाद उसे अपच कितना होता है, इसके लिए कोई स्केल यूज कर सकते हैं। अच्छा। इसी तरह वातानुलोमन का अंदाजा हम कब्ज के स्कोर या स्टूल के टाइप, जैसे ब्रिस्टल स्टूल चार्ट होता है, से लगा सकते हैं। तो इस तरह जो कॉन्सेप्ट्स थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं उन्हें भी रिसर्च में लाया जा सकता है। ये समझना कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट बनाया जाए, ये वाकई जरूरी है। अच्छा, अब हम चौथे चरण पर आते हैं, रिसर्च की प्लानिंग करना। मटेरियल और मेथड्स, यहाँ किन बातों का ध्यान रखना होता है? यहाँ कई चीजें हैं। सबसे पहले तो एथिक्स और ओवरसाइट। जैसा मैंने पहले कहा, ICMR की एथिकल गाइडलाइंस तो फॉलो करनी ही है। अगर आप इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर स्टडी कर रहे हैं, मतलब आयुर्वेद को एलोपैथी वगैरह के साथ मिलाकर, तो उसके लिए 2025 में एक एडेंडम आने वाला है, उसका ध्यान रखना होगा। और हाँ, अगर आप AI या मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं तो ICMR ने 2023 में AI एथिक्स पर भी गाइडलाइंस जारी की हैं। अच्छा, AI के लिए भी? हाँ। और फिर आता है स्टडी डिजाइन, इसके लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे अगर आप हर्बल मेडिसिन पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं तो कंसॉर्ट हर्बल नाम की गाइडलाइंस हैं। ये इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जड़ी बूटी का असर इस बात पर निर्भर करता है कि पौधे का कौन सा हिस्सा यूज हुआ, कैसे उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या थे। तो कंसॉर्ट हर्बल यह पक्का करता है कि ये सारी जानकारी रिपोर्ट हो। इसी तरह अगर आप सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे हैं तो प्रिज्मा 2020 है और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के लिए स्ट्रोब है। और दवाओं की क्वालिटी? आयुर्वेद में तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बहुत ही ज्यादा।
दवा कहाँ से ली जा रही है वो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। दवा बनाने की प्रोसेस जीएमपी सर्टिफाइड होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। ठीक है। और एक और अहम बात है फार्माकोविजिलेंस, मतलब दवाओं के साइड इफेक्ट्स पर नजर रखना। इसकी प्लानिंग पहले से करनी होगी और कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। भारत में इसके लिए AIAI के अंडर एक नेटवर्क है। अच्छा। और रिजल्ट्स कैसे चुनते हैं? सिर्फ मॉडर्न पैरामीटर्स देखते हैं या आयुर्वेदिक वाले भी? दोनों को मिलाना सबसे अच्छा है। आप मॉडर्न एंड पॉइंट्स भी मापें, जैसे दर्द का स्कोर या ब्लड शुगर, और साथ ही क्लासिकल एग्जामिनेशंस जैसे दशवेद या अष्टस्थान परीक्षा से मिलने वाले संकेतों को भी नोट करें। और डायग्नोसिस और आउटकम्स को इंटरनेशनली समझने लायक बनाने के लिए WHO की जो ICD-11 है, उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एक अलग मॉड्यूल TM1 है। तो सुझाव यह है कि आयुर्वेद के डायग्नोसिस और आउटकम्स को इन ICD-11 TM1 कोड से मैप किया जाए। ICD-11 TM1, ओके। और हाँ, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल CTRI में रजिस्टर करना जरूरी है। और जो भी हेल्थ डेटा इकट्ठा हो, उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या आयुष गाइड के साथ कंपैटिबल हो। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये सारे कदम रिसर्च को ज्यादा भरोसेमंद और रिप्रोड्यूसिबल बनाते हैं। समझ गई। तो पूरी प्लानिंग हो गई। अब आता 5वां चरण, असल में रिसर्च करना। डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। इसमें किन बातों का ध्यान रखना है? डेटा कलेक्शन में जैसा हमने पहले बात की, सैंपलिंग करते समय प्रकृति का ध्यान रखना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए क्लस्टर रैंडमाइजेशन या स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन जैसी तकनीकें यूज कर सकते हैं। आयुर्जीनोमिक्स वाली स्टडीज भी यही कहती हैं ना? हाँ, वो इसी अप्रोच को सपोर्ट करती हैं। क्या इसका कोई रियल लाइफ उदाहरण है जहां ये सब फॉलो हुआ हो? हाँ, एक अच्छा उदाहरण है आयुष 64 दवा की स्टडी। ये CCRAS ने डेवलप की थी। अच्छा, AIUS 64? हाँ, हल्के से मध्यम कोविड-19 के इलाज में इसका असर जांचने के लिए मल्टी सेंटर ट्रायल हुआ था भारत में। इसमें GCP ASU स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए, सेफ्टी मॉनिटरिंग हुई, SOPs बने थे, एक इंडिपेंडेंट DSM भी था और सारे एडवर्स इवेंट्स AEs की रिपोर्टिंग हुई थी। ये एक अच्छा मॉडल है कि कैसे सिस्टमैटिक रिसर्च हो सकती है। और सेफ्टी की बात आपने की, अगर स्टडी के दौरान कोई साइड इफेक्ट दिखे तो? ये बहुत क्रिटिकल है। किसी भी एडवर्स इवेंट AE को तुरंत और सही तरीके से रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इसके लिए ASUH दवाओं का एक डेडिकेटेड फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है, जिसे AIA और PCIMH मिलकर चलाते हैं। ठीक है। और एनालिसिस करते समय, जैसा पहले कहा, मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों तरह के एंड पॉइंट्स रिपोर्ट करने चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट का असर प्रकृति के हिसाब से अलग है, मतलब इंटरैक्शन इफेक्ट। अच्छा, रिसर्च हो गई, एनालिसिस हो गया। अब छठा चरण, निष्कर्ष निकालना, यानी ड्राइंग कंक्लूजन्स। यहाँ क्या खास बात है? यहाँ 2 लेवल पर सोचना जरूरी है। पहला, बायोमेडिकल टर्म्स में क्या बदला, जैसे दर्द कम हुआ, ब्लड रिपोर्ट बेहतर हुई, HbA1c कम हुआ। दूसरा, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से क्या बदला, क्या दोषों की स्थिति बदली, वात पित्त कफ का बैलेंस, क्या अग्नि में सुधार हुआ, क्या आम कम हुआ। अच्छा, दोनों एंगल से। हाँ, और इन आयुर्वेदिक बदलावों को क्लासिकल टेक्स्ट में दिए गए लॉजिक यानी युक्ति प्रमाण से जोड़ना चाहिए। मतलब समझाना कि ग्रंथों के हिसाब से ऐसा क्यों होना चाहिए था। और क्या ये भी देखना होता है कि ये रिजल्ट्स असल दुनिया में कितने प्रैक्टिकल है? हाँ, उसे एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। मतलब रिसर्च के नतीजे लैब या क्लिनिक के बाहर आम लोगों में कितने लागू हो पाएंगे। इसके लिए WHO के जो बेंचमार्क्स हैं आयुर्वेद प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए, उनसे तुलना करनी चाहिए, ताकि पता चले कि इसे लागू करने के लिए कैसा वर्कफोर्स चाहिए। बिल्कुल, और क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं। और प्रोसेस का आखिरी 7वां चरण है रिसर्च की रिपोर्टिंग। उसे साइंटिफिक तरीके से लिखना और पब्लिश करना। सही कहा। इसके लिए भी स्टैंडर्ड चेकलिस्ट हैं, जैसे ट्रायल्स के लिए कंसॉर्ट हर्बल, रिव्यूज के लिए प्रिज्मा 2020, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के लिए स्ट्रोड। रिपोर्ट लिखते समय पूरी डिटेल देना बहुत जरूरी है। डिटेल्स मतलब हर्ब का पूरा नाम, कौन सा पार्ट यूज हुआ, डोज क्या था, अनुपान क्या था, मतलब किसके साथ लिया, बनाने का तरीका क्या था, संस्कार, और अगर कोई सब्स्टिट्यूट ड्रग यूज हुई है तो वो भी। अच्छा, क्या रिपोर्ट में क्लासिकल रेफरेंस देना भी जरूरी है? हाँ, ये अच्छी प्रैक्टिस है। जिस भी ट्रीटमेंट की स्टडी की है उससे जुड़े क्लासिकल सूत्र, जैसे पंचकर्म कब करना चाहिए या क्या खाना है क्या नहीं, पथ्यापथ्य, उनका जिक्र करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि स्टडी में उन प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो किया गया। और पब्लिश कहाँ करें? कोई खास जर्नल है? हाँ,
भारत में कुछ प्रमुख जर्नल हैं जैसे AIM, JIM, AIU जर्नल, JRS वगैरह, जिन्हें आयुष रिसर्च पोर्टल पर खोजा जा सकता है। तो ये थी आयुर्वेद रिसर्च की पूरी 7 चरणीय प्रक्रिया। ये तो काफी डिटेल्ड और सिस्टमैटिक लग रही है। हाँ, कोशिश यही है कि इसे और सिस्टमैटिक बनाया जाए। अब भविष्य की बात करते हैं, विजन 2030 और 2047। स्रोतों से पता चलता है कि टेक्नोलॉजी, खासकर AI को आयुर्वेद के साथ जोड़ने की काफी योजनाएं हैं। हाँ, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग एरिया है। कई नए कॉन्सेप्ट्स और प्रोटोटाइप्स, मतलब MVPs, प्रपोज किए गए हैं। इनको हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। अच्छा। पहला ग्रुप है डायग्नोस्टिक और पर्सनलाइजेशन टूल्स का, जैसे प्रकृति ज्ञान। ये AI बेस्ड टूल हो सकता है जो शायद सवालों या सेंसर डेटा से व्यक्ति की प्रकृति का अंदाजा लगाएगा। नाड़ी नेत्र, कलाई पर पहनने वाले डिवाइस या फोन सेंसर से नाड़ी का एनालिसिस करने वाला ऐप, वात, पित्त, कफ और HRV देखेगा। आम चेक, लक्षणों के आधार पर आम यानी डाइजेस्टिव लोड का स्कोर बताने वाला ऐप। इंटरेस्टिंग। और दूसरा ग्रुप है रिसर्च और प्रोटोकॉल डेवलपमेंट टूल्स का, जैसे आयुर्वेदियम संहिता, क्लासिकल टेक्स्ट से जानकारी निकालकर रिसर्च प्रोटोकॉल बनाने में मदद करने वाला टूल। धन्वंतरी लैब, हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए डेटा इकट्ठा करने वाला टूल जो कंसॉर्ट हर्बल रिपोर्ट भरने में मदद करें। आयुर प्रिस्मा, सिस्टमैटिक रिव्यू में मदद करने वाला टूल। आयुर्कोड TM1, आयुर्वेद डायग्नोसिस को ICD-11 TM1 कोड से जोड़ने वाला टूल। अच्छा, और प्रैक्टिस के लिए? हाँ, तीसरा ग्रुप है क्लिनिकल प्रैक्टिस और मैनेजमेंट टूल्स का, जैसे अग्नि सेतु, AI डाइट कोच जो खाने के टाइम टाइप के आधार पर अग्नि स्कोर बताए। ऋतुचर्या ग्रिड, मौसम के हिसाब से डाइट और लाइफस्टाइल प्लान बनाने वाला सिस्टम। पंचकर्मा पायलट, पंचकर्मा जैसे ट्रीटमेंट के ट्रायल मैनेज करने का सॉफ्टवेयर जिसमें SOPs, AE रिपोर्टिंग सब हो। आयुर्वेदिक सेतु, एडवर्स इवेंट्स की आसान रिपोर्टिंग के लिए ऐप। चतुष्पाद ऑप्स, रिसर्च सेंटर की तैयारी जांचने का टूल। ये तो भविष्य की एक बिल्कुल नई तस्वीर लग रही है, लेकिन ये सब सिर्फ आइडियाज हैं या इन पर काम हो रहा है? और ये सवाल भी उठता है कि ये टूल्स रिसर्च और केयर को बदलेंगे कैसे? देखिए, ये अभी काफी हद तक अर्ली स्टेज में है। कई सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं या प्रोटोटाइप, लेकिन ये उस डायरेक्शन को दिखाते हैं जिधर आयुर्वेद और टेक्नोलॉजी का संगम जा सकता है। और हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि ये टूल्स रिसर्च और प्रैक्टिस को कैसे बदलेंगे और इन्हें जिम्मेदारी से कैसे लागू किया जाए। एथिकल और प्रैक्टिकल चुनौतियां तो होंगी ही। और क्या ये भविष्य के बड़े लक्ष्यों से जुड़े हैं, जैसे विजन 2030 या 2047? हाँ, ये उसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। विजन 2030 का लक्ष्य है कि आयुर्वेद रिसर्च ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड हो, सारे ट्रायल CTRI रजिस्टर्ड हों, कॉन्सॉर्ट हर्बल फॉलो करें, फार्माकोविजिलेंस से जुड़े हों, प्रोडक्ट्स की लेबलिंग और रिसर्च के आउटकम्स WHO बेंचमार्क्स और ICD-11 TM1 कोड्स से मैप हों, और डेटा ऐसा हो जो नेशनल डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म मतलब ABDM या आयुष ग्रिड से कंपैटिबल हो। और 2047 तक? विजन 2047 और भी एम्बिशियस है। तब तक प्रकृति बेस्ड प्रिसिजन आयुर्वेद के लिए आयुर्जीनोमिक्स की पूरी पाइपलाइन डेवलप करने का लक्ष्य है। प्रिसिजन आयुर्वेद? हाँ, आयुर्वेदिक परीक्षाओं जैसे नाड़ी, जीभ वगैरह से जुड़े बायोमार्कर्स का एक नेशनल रिपोजिटरी बनाने का प्लान है। और आयुर्वेद क्लिनिक्स में डॉक्टर्स की मदद के लिए AI बेस्ड को-पायलट्स हों, मतलब डिसीजन सपोर्ट टूल्स, जो ICMR AI एथिक्स गाइडलाइंस के तहत अप्रूव्ड हों। ये सब सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। क्या स्रोतों में कोई ऐसा उदाहरण भी है जो दिखाता हो कि ये 7 स्टेप्स और ये फ्यूचर विजन कैसे जुड़ते हैं? हाँ, स्रोतों में एक स्टार्टर प्रोटोकॉल का ब्लूप्रिंट दिया है। पित्त प्रधान लोगों में GERD यानी एसिडिटी के लिए पित्त शमन डाइट और लाइफस्टाइल की स्टडी। अच्छा। इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। डिजाइन RCT है, पार्टिसिपेंट्स पित्त प्रधान है, इंटरवेंशन क्लासिकल डाइट प्लस ऋतुचर्या लाइफस्टाइल है, आउटकम्स एसिडिटी स्कोर, अष्टस्थान परीक्षा, अग्नि क्वेश्चनियर है। सेफ्टी के लिए AE रिपोर्टिंग है और रिपोर्टिंग कंसॉर्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ये दिखाता है कि कैसे क्लासिकल नॉलेज को मॉडर्न रिसर्च फ्रेमवर्क में फिट किया जा सकता है। और अगर कोई इस विषय में और जानना चाहे तो कौन सी रिसोर्सेज देखने चाहिए? कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स और पोर्टल्स हैं जो काफ़ी उपयोगी हैं। WHO के आयुर्वेद प्रैक्टिस और ट्रेनिंग बेंचमार्क्स, ICMR की एथिकल गाइडलाइंस, जनरल इंटीग्रेटिव मेडिसिन और AI वाली, GCP ASU गाइडलाइंस, CCRS की जनरल गाइडलाइंस,
फार्माकोविजिलेंस की जानकारी जो AIIA या PCIMH की वेबसाइट पर मिल सकती है, CTRI और आयुष रिसर्च पोर्टल, ICD-11 कोडिंग सिस्टम और आयुष ग्रिड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी, ये सब रिसर्च प्लान करने और समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद रिसर्च अब सिर्फ ट्रेडिशनल तरीकों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस अपना रहा है, जिसमें पुराना ज्ञान, मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि AI सब जुड़ रहे हैं। और लक्ष्य है स्टैंडर्डाइजेशन, प्रिसिजन बढ़ाना और आखिर में लोगों के लिए बेहतर हेल्थ आउटकम्स लाना। बिल्कुल सही। और ये सब देखते हुए एक विचार मन में आता है जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स को वैलिडेट करने के तरीके के बारे में क्या नए सवाल उठते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और क्या इससे हेल्थ केयर में एविडेंस यानी सबूत की हमारी परिभाषा बदलेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद भविष्य में और सोचने की जरूरत होगी।